अकेला है तो ये किससे मदद मांगेगा? जैसे देखिए, आपको अगर भूख लगता है और आपको भोजन की जरूरत होता है तो क्या कुत्ता बिलाई से जाके मांगते हैं भाई कुत्ता हमको भोजन दे दो, ऐसे मांगते हैं क्या? किसी आदमी से। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 10th धातु और धातु यानी केमिस्ट्री का 3rd नंबर चैप्टर आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। दोस्तों, यह वीडियो जो है पार्ट 4 होने वाला है। यानी हालांकि देखें तो हमने जो है ये पार्ट 4 यानी इतना वीडियो जो है पार्टिंग में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्या करें, छोटा छोटा वीडियो, ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको ज्यादा पार्ट में बनाना काफी ज्यादा जो है जरूरी था, क्योंकि इसमें जो है इतना ज्यादा टॉपिक है और इतना बड़ा ये चैप्टर है कि इसको अगर आप अगर कहें कि वन शॉट वीडियो में खत्म किया जाए तो आपका काफी सारा टॉपिक छूट जाएगा। इस वजह से छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह करके जो है वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरह से जो है कवर हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे सहसंयोजक बंधन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में जो है रासायनिक बंधन देखे थे, और रासायनिक बंधन का 2 प्रकार होता है, एक होता है आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजक बंधन। तो आपने आयनिक बंधन को समझ लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सहसंयोजक बंधन को समझेंगे। तो दोस्तों, सहसंयोजक बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन तो आपको हालांकि पता ही होगा कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आयनिक बंधन क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। क्या होता है? आयनिक बंधन वैसा बंधन जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बनता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आयनिक बंधन कहते हैं। और आयनिक बंधन जो है धातु और अधातु मिलकर बनता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहसंयोजक बंधन के बारे में। क्या देखेंगे? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है? सहसंयोजक बंधन। अब अगर सहसंयोजक बंधन की बात करें तो सहसंयोजक बंधन वैसा बंधन होता है जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। और आयनिक बंधन क्या होता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का उसमें लेन देन होता है। एक धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन से जो है क्या होता है? तो आयनिक बंधन बनता है। लेकिन बात करें सहसंयोजक बंधन की, तो सहसंयोजक बंधन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाला बंधन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाला बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। कैसे? अब जैसे देखिए यहाँ पे, और ये जो बंधन बनता है वो अधातु और अधातु मिलकर बनाता है। अधातु और अधातु मिलकर क्या बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है, ठीक है? अधातु और अधातु मिलकर सहसंयोजक बंधन बनाता है। कैसे? अब उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे आपका अब बात करें तो हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, और ये मिलकर के क्या बनाएगा? तो H2O, है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? H2O, और ये H2O जो है क्या है? सहसंयोजक बंधन का एक उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ये जो सहसंयोजक बंधन है इसका प्रकार कितना है। अभी प्रकार के बारे में अब बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं सहसंयोजक बंधन बनता कैसे है, यानी इसका बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है। जैसे बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अणु है। अगर बात करें हाइड्रोजन यानी H2O का सहसंयोजक बंधन बनाया जाए, H2O का सहसंयोजक बंधन बनाया जाए, यानी ये कैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ये कैसे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, या फिर ये कैसे आखिर अपना काम पूरा करता है, अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का पूर्ति करता है। जैसे अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2, 6, और ये कितना पूरा करना चाहेगा? 8 पूरा करना चाहेगा, नहीं ये 2 इलेक्ट्रॉन ये चाहता है। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं, तो कितना है बाहरी कक्षा में? इसके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित 6, तो लिख लेते हैं 2, 2, 4, और ये 2, 6 हो गया, है ना? उसके बाद जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। किससे चाहेगा भाई? तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो लिख लिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन का अणु है, तो यहाँ पे लिख लिया हाइड्रोजन और इस पर लिख लिया हाइड्रोजन, है ना? अब यहाँ पे हाइड्रोजन का पता ही है कि परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास एक ही उपस्थित होता है। अब ये ऑक्सीजन जो है अपना बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इस हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, लेकिन हाइड्रोजन कहेगा नहीं भाई हम तो तुमको नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या करता है? कहता है चलो कोई बात नहीं, ना हम तुमको दे रहे हैं ना तुम हमको दे रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों जो है क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग साझेदारी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साझेदारी कर लेंगे। यानी जब तुमको जरूरत हो तो तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ लेना, और जब हमको जरूरत हो तो तुम्हारा वाला एक इलेक्ट्रॉन हम अपने में जोड़ लेंगे। और हाइड्रोजन जो है अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कोई भी परमाणु का ये ख्वाहिश होता है कि उसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन का जो है कितना होता है? परमाणु संख्या 1 होता है, यानी इसके पहले कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, और ये इसका ख्वाहिश तो पूरा हो गया, है ना? अब ये हाइड्रोजन भी बात करता है इससे, ऑक्सीजन से, और कहता है भाई तुम जो है हमको एक जो है दे दो थी इलेक्ट्रॉन दे दो, लेकिन ये कहता है नहीं हमको ही जरूरत है। तो इस स्थिति में क्या करता है? फिर ये बॉन्ड बना लेता है, यानी एक बंधन बना लेता है, साझेदारी कर लेता है इलेक्ट्रॉन का। कहता है जब हमको जरूरत हो तो हम जो है ये इसका यूज कर लेंगे, और जब तुमको जरूरत हो तो तुम जो है
इस तरह से करके यूज कर लेना, यानी इस तरह से ये जो है क्या बनाता है, H2O का ये सहसंयोजक बंधन हो गया। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये H2O का क्या हो गया, सहसंयोजक बंधन हो गया। अब सहसंयोजक बंधन को आप समझ गए होंगे। अब जो है इसका प्रकार को देखेंगे, क्या देखेंगे, सहसंयोजक बंधन के प्रकार को देखेंगे कि सहसंयोजक बंधन होता क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब सहसंयोजक बंधन, हालांकि देखें तो एक आध और उदाहरण ले लेते हैं सहसंयोजक बंधन का। जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का अगर सहसंयोजक बंधन बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का सहसंयोजक बंधन कैसे बनेगा ये चीज का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पता होना चाहिए, कितना होता है, 8, और 8 होता है इसका पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, यानी दूसरी कक्षा है इसका अंतिम कक्षा होता है। तो ये जो है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा। अब बताइए, जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा तो किससे मांगेगा, क्लोरीन से मांगेगा? नहीं भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है यानी अकेला है, तो ये किससे मदद मांगेगा। जैसे देखिए, आपको अगर भूख लगता है और आपको भोजन की जरूरत होता है तो क्या कुत्ता बिलाई से जाके मांगते हैं, भाई कुत्ता हमको भोजन दे दो, ऐसे मांगते हैं क्या? किसी आदमी से ही मदद मांगते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन जो है अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ऑक्सीजन से ही मांगेगा, यानी ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है फिलहाल अभी 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 2 4 और ये 2 6, है ना। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, अगर ये भी ऑक्सीजन ले लिए तो इसके भी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो अब इस स्थिति में क्या करेगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहेगा भाई हमको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो तुम अपना वाला 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। लेकिन ये भी कहेगा कि नहीं, हमको भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो तुम ही अपना वाला दे दो। इस स्थिति में दोनों जो है नकार देता है, और फिर बात ये जो है क्या करता है, कहता है कि चलो हम दोनों साझेदारी कर लेते हैं, और ये फाइनली 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। यानी इसका मतलब ये हो गया, ऑक्सीजन कहता है जब हमको जरूरत हो तो हम जो है इसका यूज करेंगे, और जब तुमको जरूरत हो तो तुम जो है ये वाला को जोड़ लेना, है ना। इस तरह से प्रक्रिया कुछ चलता है इलेक्ट्रॉन यानी अपने बाहरी कक्षा में, या फिर सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है, इस तरह से प्रक्रिया चलता है परमाणुओं के साथ। अब ये बात आता है कि सहसंयोजक बंधन जो होता है, बंधन का मतलब हो गया ये जो बॉन्ड बन रहा है, कहीं पे एक बॉन्ड बन रहा है, कहीं पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो कहीं पे 2 बॉन्ड बन रहा है, और कहीं पे 3 बॉन्ड भी बनता है। 4 बॉन्ड भी बनता है क्या, नहीं, 4 बॉन्ड नहीं बनता है। तो अब जो हम लोग सहसंयोजक बंधन का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो सहसंयोजक बंधन का हम लोग जो है अब क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे, है ना। तो सहसंयोजक बंधन का अगर प्रकार देखा जाए तो सहसंयोजक बंधन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, तो एक है एकल सहसंयोजक बंधन, क्या नाम है, एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, है ना। तो सबसे पहले एकल सहसंयोजक बंधन को समझ लेते हैं, फिर जाके दूसरा देखेंगे। और दूसरा है आपका द्विक सहसंयोजक बंधन, क्या नाम है, द्विक सहसंयोजक बंधन। और तीसरा है आपका त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन। ये 3 तरह का आपका बंधन है, और ये तीनों बंधन को हम लोग समझने वाले हैं। एकल सहसंयोजक बंधन क्या होता है, द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है, त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या होता है। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे, फिर जाके उदाहरण के तौर पे इस चीज को समझेंगे, ठीक है। एकल सहसंयोजक बंधन क्या होता है, जब 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, जब 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। जब 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, क्या बोल रहे हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो उसे हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और द्विक सहसंयोजक बंधन क्या हो जाएगा, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और त्रिक सहसंयोजक बंधन तो आपको पता ही चल गया होगा, क्या, तो जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो उसे हम लोग जो है त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब उदाहरण समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होता है भाई, यानी सहसंयोजक बंधन यानी एकल सहसंयोजक बंधन का उदाहरण देख लेते हैं, है ना। तो एकल सहसंयोजक बंधन का उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, एक तरह से, यानी इसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एकल सहसंयोजक बंधन, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन, क्या ले लिए भाई, क्लोरीन, या फिर सोडियम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम ले लिए उदाहरण के तौर पे। अब ये सोडियम की बात करें तो परमाणु संख्या कितना होता है, 11, कितना होता है परमाणु संख्या,
11। अब सोडियम की परमाणु संख्या हो गया 11। अब इसकी बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो आप कहेंगे भाई इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे ये जो है अपनी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जब पाया जाता है तो ये क्या करना चाहेगा, त्याग करना चाहेगा ना। जब अपनी बाह्यतम कक्षा में यानी 2 8 1 हो गया, क्या हो गया 2 8 1। अब ये बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया था, इसका तो त्याग करता है भाई, ये तो धातु है। क्या है, धातु। और आपको पता होगा सहसंयोजक बंधन धातु के साथ नहीं बनता है, किसके साथ बनता है, इसके साथ बनता है, और धातु के साथ बनता है। ठीक है, तो आप इस चीज को तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं जो कि क्या होना चाहिए, अधातु होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, हाइड्रोजन जो है कितना परमाणु संख्या होता है, 1। अब ये जो है बंदा क्या करना चाहेगा, ये हाइड्रोजन परमाणु जो है अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। इस स्थिति में यहाँ पे इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लेगा और वो हाइड्रोजन से जो है एक और इलेक्ट्रॉन मांगने का गुंजाइश करेगा। लेकिन ये भी हाइड्रोजन कहेगा भाई हमको भी तो जरूरत है, तो इस स्थिति में क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। और यही हो गया क्या, हमारा एकल सहसंयोजक बंधन का एक उदाहरण हो गया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं एक, तो दूसरा उदाहरण ले लिया क्लोरीन, है ना। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, और इसकी बात करें तो इसके बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 8 10 और 7 17, यानी इसके बाह्य कक्षा में जो है कितना 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 2 4, 4 2 6 1 7। अब इसको चाहिए कितना, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, क्लोरीन से ही लेगा। अब क्लोरीन यानी इसके पास भी वही 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, ये भी जो है कितना चाहेगा, ये भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा क्लोरीन। ये क्लोरीन भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, और ये क्लोरीन भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा अपने बाह्य कक्षा में। तो ये क्लोरीन इससे मांग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ये तो कहेगा कि भाई हमको ही जरूरत है, तो तुमको कहां से दें। तो इस स्थिति में क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। यही हो गया क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एक बंधन, यानी 2 परमाणुओं के बीच जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, जब 2 परमाणुओं के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, उसी को हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यहां भी 2 परमाणुओं के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, ये क्या हो गया, हमारा एकल सहसंयोजक बंधन हो गया। ठीक है, इस चीज का आप जो है एक उदाहरण समझ ही गए होंगे। अब एक बात और आता है, जैसे ले लिए एक और उदाहरण हम लोग CCl4। क्या ले लिए भाई, तो CCl4, है ना, CCl4 क्या ले रहे हैं उदाहरण, तो CCl4। अब यहां पे बात करें तो यहां पे कार्बन क्या है, 1 है, और क्लोरीन क्या है, 4 गो, है ना। कार्बन क्या है, 1 गो, और क्लोरीन क्या है, 4 गो। तो यहां पे लिख लेते हैं कार्बन, है ना। और कार्बन का परमाणु संख्या तो आपको पता होगा क्या होता है, HILIBEBOCA, यानी 6 हो गया कार्बन का। ये सूत्र आपको पता होगा, है ना, ये सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा, HILIBEBOCA। इससे तो आप चुटकी में ऐसे करके परमाणु संख्या सभी याद कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है प्लेलिस्ट से, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका परमाणु संख्या। तो ये जो है इसका परमाणु संख्या 6 हो गया। ये भाई 2 चाहता है, क्या बोल रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 6 हो गया इसका परमाणु संख्या, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4, यानी अंतिम कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये जो है किसी से मांगता है। अब यहाँ का ये दूसरे से मांगेगा, जब एक यौगिक इसके पास है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन चारों साइड लिख देते हैं, है ना, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। अब आपको पता है कि क्लोरीन जो है इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको जरूरत कितना इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन का ही इसको जरूरत है, तो लिख दिया यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो कार्बन का जो है बाह्यतम कक्षा में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिए 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो है कहेगा इससे कि भाई तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा जो है बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। कहेगा नहीं भाई, हम अगर तुमको दे, हमको ही खुद जरूरत है। तो इस स्थिति में ये क्या करता है, साझेदारी कर लेता है, यानी अपना एक बंधन बना लिया, है ना। उसके बाद फिर ये क्लोरीन इससे बात करता है, लेकिन फिर भी ये जो है उसी तरह से अपना एक बंधन बना लेता है। फिर यहां भी ये क्लोरीन और ये कार्बन क्या कर लेता है, अपना एक बंधन बना लेता है, ठीक ना। उसी तरह से यहां भी ये क्लोरीन और कार्बन क्या करता है, अपना एक बंधन बना लेता है। अब ये इस तरह से जो है एक क्या बन गया, बंधन बन गया। अब आप इसे कौन सा बंधन का नाम देंगे, क्या आप इसे एकल सहसंयोजक बंधन कहेंगे, द्विक सहसंयोजक बंधन कहेंगे, या त्रिक सहसंयोजक बंधन कहेंगे, या फिर कोई और चीज कहेंगे। तो आप कहते होंगे या फिर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, भाई यहाँ पे एक बॉन्ड बना है तो ये एकल बंधन, यहाँ पे एक बॉन्ड बना है तो ये एकल सहसंयोजक बंधन, तो यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बना है तो ये क्या चतुर्थ सहसंयोजक बंधन होगा। नहीं भाई, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको जो डेफिनेशन बताएं वो क्या बताएं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और वो भी किसके अंदर, 2 परमाणुओं के बीच में। तो आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पे कार्बन और क्लोरीन ये 2 परमाणु है, और इन 2 परमाणु के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन का तो साझेदारी हो रहा है ना। यहां भी क्लोरीन और कार्बन के बीच एक ही इलेक्ट्रॉन का तो साझेदारी हो रहा है, यहां भी कार्बन और क्लोरीन के बीच क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी हो रहा है। तो ये कौन सा
बंधन का उदाहरण हो गया, तो एकल सहसंयोजक बंधन का एक उदाहरण हो गया। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब जो है अगला एक लेते हैं हम लोग उदाहरण द्विक सहसंयोजक बंधन का। किसका लेंगे? तो द्विक सहसंयोजक बंधन का हम लोग एक उदाहरण लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो द्विक सहसंयोजक बंधन का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए ले लेते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है ना। तो इसके पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 6। अब ये जो है क्या करना चाहेगा? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहेगा ही, यानी बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो किससे मांगेगा? अरे भाई ऑक्सीजन का जब निकाल रहे हैं तो ये किससे मांगेगा? और आपको पता ही है ये अपने जाति वाले से ही मांगेगा, यानी ऑक्सीजन से ही ये डिमांड करेगा। तो यहाँ पे इसके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, क्योंकि इस ऑक्सीजन को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और इस ऑक्सीजन को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो इस स्थिति में क्या करता है? ये दोनों जो है एक जुड़वा बन जाता है, यानी बंधन बना लेता है। कहता है भाई जब तुमको जरूरत हो तो तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन लेना, और जब तुमको जरूरत हो तो तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो यहाँ पे क्या बना? तो डबल बॉन्ड बना, यानी ये हो गया द्विक सहसंयोजक बंधन का एक उदाहरण हो गया आपका। ठीक, उसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका सल्फर। क्या लेते हैं? सल्फर, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 16। इसके पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में 8, तो 8 2 10 और 10 16। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब सल्फर को चाहिए तो किससे लेगा ये सल्फर इलेक्ट्रॉन? तो भाई सल्फर से ही मांगेगा। और इस स्थिति में क्या करेगा? दोनों 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। और 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होता है उसी को हम लोग द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो ये हो गया 2 परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसी को हम लोग द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, इसका आप एक उदाहरण ले लिए होंगे, इसका भी आप उदाहरण समझ गए होंगे। अगला भी हम लोग देख लेते हैं, क्या देखते हैं आप? त्रिक सहसंयोजक बंधन का एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, त्रिक सहसंयोजक बंधन देख लेते हैं हम लोग, जैसे हो गया आपका क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। क्या देखते हैं भाई? नाइट्रोजन। त्रिक सहसंयोजक बंधन यहाँ पे लिख देते हैं आपका, त्रिक सहसंयोजक बंधन, है ना। तो नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। अब ये बात करेगा, ये कहेगा भाई हमको तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये पाना चाहेगा किसी से। तो किससे गुंजाइश करेगा? भाई नाइट्रोजन भाई साहब से ही ये मांगेगा, है ना। ऐसे थोड़ी कि ऑक्सीजन से ही मांगेगा, तो नाइट्रोजन से ही ये मांगेगा। और ये नाइट्रोजन भी कहेगा भाई हम तुमको कैसे दे सकते हैं, हमको भी जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन का। तो ये दोनों क्या कर लेगा? एक आपस में बंधन बना लेगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना, यानी हो गया त्रिक सहसंयोजक बंधन का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे फास्फोरस ले लिए। और फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। कितना होता है भाई? 15। पर फास्फोरस का परमाणु संख्या 15। ठीक है, इसका पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10 और 10 5 15। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये फास्फोरस किससे मांगेगा? तो फास्फोरस से ही मांगेगा। तो 3 बंधन यहाँ पे दे देते, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और ये दोनों जो है ये कहेगा भाई तुम हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम अपना क्या बोलते हैं अष्टक पूरा कर लेंगे। ये कहेगा नहीं हमको भी जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों क्या कर लेता है? एक बंधन बना लेता है, साझेदारी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बंधन, कौन बंधन बन गया भाई? तो आपका 3 बंधन यहाँ पे बन गया, यानी त्रिक सहसंयोजक बंधन हो गया। तो दोस्तों आपने जो है इस चीज को समझ लिया होगा कि एकल सहसंयोजक बंधन क्या होता है, द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है, त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या होता है। ये हो गया आपका त्रिक सहसंयोजक बंधन का प्रकार, या फिर बोल सकते हैं उदाहरण, है ना। तो हमने जो है इजली तरीके से इस चीज को कवर कर लिया। अब जो हम लोग देखेंगे क्या, तो अब देखेंगे आयनिक बंधन। आयनिक बंधन जो आपको बताए, जिसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, या फिर जो है अगर बात करें आयनिक बंधन और अभी जो आपको बता रहे हैं सहसंयोजक बंधन, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है ना। इसका अंतर जो है हम लोग देख लेते हैं उसको गुणों के आधार पर। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर देख लेते हैं और गुणों के आधार पर। यानी आयनिक यौगिक को एक और नाम है आपका, इसका नाम है संयोजक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक, और इसका नाम है सहसंयोजक यौगिक। इसका तो एक ही नाम है भाई, है ना। तो आयनिक यौगिक का एक और नाम क्या है? वैद्युत संयोजक यौगिक, है ना। तो आयनिक यौगिक क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, ये चीज आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आयनिक यौगिक जो है धातु और अधातु के मिलने से बनता है। ये क्या होता है? एक धातु और एक अधातु के मिलने से बनता है। जबकि सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो ये 2 अधातुओं के मिलने से बनता है ना। आयनिक यौगिक, और इनका जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसमें धातु का एक अंश पाया जाता है ना। इस वजह से जो है इसका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। जबकि ये जो है सहसंयोजक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज क्या होता है? अधातु पाया था, और आप धातु का गुण पढ़ चुके हैं। इसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है ना। उसके बाद आयनिक यौगिक जो है ये जल में क्या होता है? विलय होता है। यानी आयनिक यौगिक जो है जल में घुल जाता है, लेकिन जो ये सहसंयोजक यौगिक होता है ये जल में क्या होता है? अविलय होता है, यानी ये घुलता नहीं है।
आयनिक यौगिक ये जो है क्या होता है, कार्बोनिक विलायक में, कार्बोनिक विलायक का मतलब जैसे केरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, इसमें जो है ये अविलेय होता है। यानी आयनिक यौगिक कार्बोनिक विलायक में जैसे केरोसिन, बेंजीन, एसीटोन में ये घुलता नहीं है, यानी अविलेय होता है। और सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, कार्बोनिक विलायक में ये विलेय होता है, यानी ये सहसंयोजक यौगिक जो है कार्बोनिक विलायक में घुल जाता है, यानी केरोसिन, बेंजीन, एसीटोन वगैरह में इसमें घुल जाता है ये। और ये जो है आयनिक यौगिक जो है द्रवित या फिर विलयन अवस्था में क्या होता है, विद्युत का सुचालक करता है। यानी द्रवित अगर अवस्था में आयनिक यौगिक है या फिर वो विलयन अवस्था में है तो उसमें विद्युत का चालन होगा, विद्युत का सुचालन होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर देखें तो इसमें एक मात्रा धातु की पाया जाता है और इसमें ये क्या होता है, तो कुचालक होता है। अब ये कहेंगे आप कैसे, तो द्रवित अवस्था में जो आयनिक यौगिक पाया जाता है कैसे, विलयन अवस्था में जो आयनिक यौगिक पाया जाता है कैसे। तो आप अगर आयनिक यौगिक की बात करें, जैसे आप नमक देखे होंगे, नमक क्या है, आयनिक यौगिक ही तो है, जैसे NaCl, ये NaCl आपको दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, एक अंश आपको धातु दिख रहा है और एक अंश क्या दिख रहा है, धातु दिख रहा है, और धातु के मिल से क्या बनता है, तो ये आयनिक यौगिक बनता है ना। इस चीज को तो आप समझ ही गए होंगे। तो जो नमक होता है, नमक अगर आप कई समय तक रख दें तो वो क्या जाता है, पिघल जाता है, या फिर अगर आप उसको पिघलाना चाहते हैं उसको उष्मा दीजिए, यानी उसको जो है आप करना क्या चाह रहे हैं, आप उसको गर्म कीजिए, उष्मा दीजिए उसमें, तो जो है क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और फिर उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जो है विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन अब अभी अगर ऐसे ही साधारण नमक है उसमें आप विद्युत धारा अगर डालेंगे तो कोई प्रभाव उसमें नहीं पड़ेगा। अब जो है अगला टॉपिक एक और देखते हैं हम लोग, साथ ही साथ जो है हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे, तो प्रकृति में जो है धातुओं की उपस्थिति देख लेते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, है ना। तो प्रकृति में जो है धातुओं की उपस्थिति हम लोग देख लेते हैं, यानी प्रकृति में जो है धातुओं की उपस्थिति कैसे पाई जाती है, यानी प्रकृति में धातु जो है कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है ना। तो प्रकृति में जो धातुएं हैं, यानी प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, क्या बोल रहे हैं, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। तो दोस्तों प्रकृति में जो है धातु की जो उपस्थिति होती है वो दो तरह से होती है, यानी प्रकृति में दो तरह की धातुएं पाई जाती है। एक धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है और एक ऐसा धातु है जो कि आपका संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब ये मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। ये मुक्त अवस्था क्या होता है, मुक्त अवस्था वैसा अवस्था होता है जिसमें जो धातुएं होती है वो किसी भी चीज के साथ, यानी किसी भी धातु के साथ, किसी भी अधातु के साथ वो कहीं भी अभिक्रिया नहीं करता है, यानी अक्रियाशील। क्या बोल रहे हैं, मुक्त अवस्था में वे धातुएं पाई जाएगी जो अक्रियाशील होता है। क्या बोल रहे हैं, अक्रियाशील धातु जो है वो किसमें पाया जाएगा, तो मुक्त अवस्था में अक्रियाशील धातु पाई जाती है। मुक्त अवस्था में अक्रियाशील धातुएं पाई जाती है, अक्रियाशील धातु जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है या फिर जो अकेले पाया जाता है ना। तो मुक्त अवस्था में वह धातु पाया जाता है जो अक्रियाशील होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें तो एक हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनम हो गया, है ना, ये सब। या फिर आप अगर क्रियाशील श्रेणी जानते होंगे तो Cu के नीचे जितना भी आता है ना, तो Cu के नीचे जितना भी आता है धातुएं वो सब मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना। या फिर बोल सकते हैं आप हाइड्रोजन के नीचे जितना भी धातु आता है वो सब के सब कौन सा अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त अवस्था में। उसके बाद संयुक्त अवस्था की बात करें तो संयुक्त अवस्था किसे कहते हैं, यह जो है वैसा अवस्था होता है जो कि किसी भी तत्व के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, यानी जल्द से झट से अभिक्रिया कर लेता है। या फिर बोल सकते हैं वैसा धातु जो है क्या करता है, किसी भी तत्व के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। यानी क्रियाशील धातु जिसमें आता है, क्रियाशील धातुएं जिसमें आता है उसे हम लोग जो है संयुक्त अवस्था कहते हैं। वैसी अवस्था जिसमें क्रियाशील धातुएं आती हो उसे हम लोग संयुक्त अवस्था कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, उदाहरण के तौर पे तो AuAgPt को छोड़कर, AuAg यानी कि सोना, चांदी और प्लेटिनम को छोड़कर, सोना, चांदी और प्लेटिनम को छोड़कर जितना भी धातु है के अलावा सभी धातु जो है वो क्या हो जाएगा, तो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या होता है, संयुक्त अवस्था में वो पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था, यानी कुछ टॉपिक रह गया। उसके बाद जो है अब आपका पढ़ेंगे हम लोग धातु और अधातु, या सॉरी क्या बोल रहे हैं, खनिज और अयस्क के बारे में, साथ साथ धातु कर्म के बारे में। अब जो है अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।